गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। ऑप्टिक्स के इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ द ग्लास इज √3। तो बताना है क्या चीज़, एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। आपका फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है और इसमें ग्लास का जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपका प्रिज्म, कोई भी मटेरियल प्रिज्म कब बन सकता है, जब मान लीजिए अगर हम इसको बात करें, रे ऑफ लाइट अगर जिस सतह पे पड़ता है, यानी कि आपका सरफेस ऑफ इंसिडेंस और सरफेस ऑफ इमरजेंस अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो वो जो मटेरियल होगा वो प्रिज्म की तरह बिहेवियर शो करेगा, यानी प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखें तो रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा और उसके बाद फिर से ये लाइट क्या होगा, इस मीडियम में निकलने से पहले नॉर्मल से दूर हटेगा तो फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एक तरह से प्रिज्म है। उसी तरह ये अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है, दोनों सतह पैरेलल नहीं है तो ये प्रिज्म बन सकता है। ठीक है, कोई भी प्रिज्म बन सकता है। जब कब बन सकता है तो इंसिडेंट सरफेस ऑफ इंसिडेंस और सरफेस ऑफ इमरजेंस, इसको इंसिडेंट रे, इसको इमरजेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, आपका रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे। तो ये हो जाएगा सरफेस इंसिडेंस का और ये हो जाएगा सरफेस इमरजेंट का। तो ये दोनों अगर पैरेलल नहीं है तो आपका प्रिज्म होगा। किसी भी शेप में आपका अगर दोनों पैरेलल नहीं होता है तो आपका वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। प्रिज्म मान लीजिए अगर ऐसे है तो इसमें इंसिडेंट रे अगर सतह पे पड़ता है, उसके बाद रिफ्रैक्ट होता है, फिर से इमरजेंट हो रहा है उसी मीडियम में, एयर से आया था एयर में ही निकल गया, तो ये होता है आपका क्या चीज़, प्रिज्म एंगल। मतलब हुआ कि ये नॉर्मल इस सतह पे हो गया, इस सतह पे नॉर्मल ये हो गया, तो ये होता है R1। मतलब हुआ कि जो फर्स्ट बार अगर रिफ्रैक्ट करता है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है R1, और इमरजेंट होने से पहले जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो होता है R2। इसी दोनों का सम क्या होता है, प्रिज्म का एंगल कहलाता है, यानी A बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लागू करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं इसको। इस फिगर में कह रहा है प्रिज्म आपका ऐसे है, ठीक है, और रे ऑफ लाइट आपका आपका परपेंडिकुलर सतह पे पड़ रहा है। तो जब रे ऑफ लाइट पड़ रहा है तो रिफ्रैक्ट होगा तो सीधे निकल जाएगा सतह पे। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सतह पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो क्या हुआ, बिना मतलब अनडेविएटली क्या होगा, आपका अंदर की तरफ आपका चला जाएगा इस मीडियम में। तो इसका मतलब हो गया कि R1 जो होगा नॉर्मल तो इसी पे पड़ जाएगा। तो नॉर्मल जब पड़ेगा तो हम बोलेंगे R1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और R2 कहाँ पे देखा जाएगा, तो पुनः इमरजेंट होने से पहले मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे निकला, ऐसे निकला, ठीक है, तो यहाँ से निकलने के बाद पुनः ऐसे निकल जाएगा। इस नॉर्मल पे क्या होगा, आपका नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ये मतलब होता है ना, रिफ्रैक्टेड रे पुनः इमरजेंट होने से पहले जो एंगल बनता है वो क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा तिरछा रहता तो आर नॉर्मल अगर खींचते तो यहाँ पे R1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीधे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है आपका नॉर्मली अगर पड़ रहा है इस सतह पे, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सीधा निकल जाएगा। तो R1 क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, और R2 का वैल्यू आपको नहीं पता है कितना होगा। तो एक बात बताइए, ये जो ऐसे निकल रहा है तो इसका मतलब ये जो होगा आपका प्रिज्म एंगल बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ये है 90, तो इसका मतलब ये तो आपका दिया हुआ ऑलरेडी कितना, 30 डिग्री। तो फार्मूला होता है क्या चीज़, प्रिज्म एंगल के लिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिज्म एंगल होता है। तो R1 का वैल्यू तो 0 है, R2 का वैल्यू क्या निकालना है हमको, A का वैल्यू 30 डिग्री है, तो R2 का मान हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब फार्मूला से हम लोग चलेंगे। मान लीजिए ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अगर मान लें, इसको N1 मान लें, और ये हो जाएगा N2, और N2 का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में √3 दिया हुआ है। तो फार्मूला स्नेल्स लॉ से क्या होता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 साइन थीटा या साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, आपका ई लिख देते हैं। तो ई की जगह, आई की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का मान रखेंगे, R2 रखेंगे।
इस सतह के पर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन पूरा अगर सिस्टम के लिए देखें तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये क्या हो जाएगा इमरजेंट रे। तो इसमें हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा μ1, ये हो जाएगा μ2, यानी n1 ही हो गया, n2 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, n1 का वैल्यू √3 हो जाएगा, ठीक है। और साइन R2 की जगह पे क्या है आपका, R2 का वैल्यू कितना है 30, साइन 30 हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे या ऐसे लिख लेते हैं एक बार, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, n2 का वैल्यू यहाँ से आपका एयर है, इस मीडियम में आएगा तो एयर बन जाएगा ना, तो एयर का 1 होता है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि साइन ई रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो आपका हो जाएगा कितना, साइन ई बराबर √3/2, यानी साइन ई इजिकल टू √3/2, √3/2 किसका होता है 60 डिग्री का होता है, तो साइन 60 हो जाएगा, तो ई इजिकल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ई इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ई इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ़ ए क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, ऑप्शंस दिया हो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में √3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी में √2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। देखिए इसमें होता है आपका क्रिटिकल एंगल के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब बात आता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा TIR के केसेस में फॉर TIR आपका म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin θc, θc क्या है तो क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पर आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान रख दें तो 1/sin कितना होता है 45 डिग्री, तो हो जाएगा 1/√2, 1/1/√2। जब इसको उल्टेंगे तो आपका हो जाएगा क्या चीज़ √2, यानी म्यू का वैल्यू हो जाएगा कितना √2। अब ध्यान दीजिए म्यू का वैल्यू जब पता चल गया तो हमारा म्यू के लिए फॉर्मूला क्या चलता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन एयर या वैक्यूम, एयर या क्या चीज़ वैक्यूम, बाई स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाए मीडियम। तो जिस मीडियम में स्पीड चाहिए उसमें, तो म्यू का वैल्यू आपका √2 दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और आपका हो जाएगा कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है, मीडियम में निकालना है तो भी इन मीडियम निकालना है, तो भी मीडियम इधर आ जाएगा 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, क्वेश्चन में दिया है विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इमरजेंस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to, a में दिया है 2a/μ, b में μa, c में μa/2 और d में दिया है a/2μ। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं क्या है। सारे क्वेश्चंस आपका प्रिज्म से ही है, और दूसरी बात कि इसमें आपका स्नेल्स का ज़्यादा मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म में अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, अगर इस प्रिज्म में अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से रे अगर हम लोग इसमें इंसिडेंट रे अगर इस पर पड़ता है तो क्या होगा,
आपका रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट होने के बाद कह रहा है कि ऐसे रिफ्रैक्ट हो रहा है कि इमर्जेंट एंगल भी आपका क्या हो रहा है, नॉर्मली निकल जा रहा है। इसका मतलब लगभग ऐसे जा करके फिर ऐसे निकल जाएगा, सीधा ऐसे, यानी सतह पे परपेंडिकुलर ही निकलेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका प्रिज्म एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म आपका दिया एमरजेंस एंगल नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस। नॉर्मली यहाँ से क्या हो रहा है, इमरजेंट हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रिज्म का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन यहाँ से बैठाएंगे हम लोग, मान लीजिए इसका कुछ थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ए प्लस थीटा अगर देखें इस प्रिज्म में नियरली लगभग ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, सीधा निकल रहा है, इसका मतलब लगभग ये नियरली इक्वल होगा। यानी कि ए प्लस आपका थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है टोटल ये भी 90 होगा, क्योंकि नॉर्मल पे है, यानी आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, इसमें से इसको घटा लें, तो नाउ इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस थीटा इंटू माइनस आपका हो जाएगा आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो थीटा से थीटा कटेगा, ए माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो ए बराबर हो जाएगा आर। समझ में आ रहा है, तो ए इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए आर के बराबर है, तो हमारा फॉर्मूला से आपका फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है, ये हो गया μ1, आई है μ2, तो μ2 का वैल्यू आपका म्यू दिया हुआ है, अब μ1 एयर है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर μ1 साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 साइन आर। μ1 का वैल्यू 1 है, साइन आई रहने देते हैं, उसी का मान पूछ रहा है। μ2 का वैल्यू म्यू दिया हुआ है, और साइन आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए, तो साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका साइन आपका हो जाएगा कितना, साइन ए इज इक्वल टू म्यू साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू, ठीक है, साइन आई बाई म्यू। अब इसमें अगर मान लेते हैं, अगर ये जो ए है प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल हो, स्मॉल प्रिज्म एंगल सीधे कह रहा है स्मॉल प्रिज्म एंगल, इफ ए इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल थीटा होता है। अगर थीटा बहुत छोटा हो, कॉन्सेप्ट होता है साइन थीटा इज इक्वल थीटा कब होता है, जब आपका थीटा लेस देन 10 डिग्री हो। तो बहुत स्मॉल एंगल कह रहा है, तो उस समय आपका साइन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आपका आई बाई म्यू हो जाएगा। तो यानी कि आपका आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ए, दिस इज योर नियरली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं रेनबो से रिलेटेड। इसमें देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बारे में समझते हैं कि क्या है ये, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, जब रेनिंग होता है, बारिश होती है, उस समय क्या होता है, सन के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं जैसे प्राइमरी और एक सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो क्या होता है, इसमें जो होता है रे ऑफ लाइट जब सन से पड़ता है वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो दो बार आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट आया ऐसे, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे जा कर के आपका फिर से ऐसे चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि रे ऑफ लाइट एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, यानी कि दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद से सेकेंडरी की जब हम बात करेंगे
तो सेकेंडरी रेनबो जो होता है आपका, मान लीजिए प्राइमरी हो गया, तो ये प्राइमरी हो गया, तो उसी तरह एक और अगर हम ड्रॉपलेट्स देखें, एक और ड्रॉपलेट्स प्राइमरी का, तो हम लोग जैसे कि रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया, सन से आने वाला रे हमेशा पैरेलल होता है, रे ऑफ लाइट आया और ये आकर कैसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे चला जाएगा, सपोज दैट ऐसे चला गया। तो अगर हम बात करें तो ये, अगर हम इसमें अगर कलर की बात करें, तो ये जो होगा सबसे नीचे वाला जो कलर होगा प्राइमरी का, वो होता है वायलेट, और सबसे ऊपर जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब लाइट हमारे आँख में जाके जब पड़ेगा, तो ये रेनबो हमको क्या होगा, दिखाई देगा, रेनबो हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सन क्या होगा, जस्ट ऑब्जर्वर के पीछे होगा, ठीक है, उस साइड में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो की जब हम बात करेंगे, तो सेकेंडरी रेनबो में होता क्या है कि रे ऑफ लाइट जब चलता है, तो ऐसे आने के बाद एक बार रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर आपका फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये आकर के ऐसे जाएगा। मतलब ये हुआ आपका रे ऑफ लाइट का दो बार आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और दो बार रिफ्रैक्शन होता है सेकेंडरी रेनबो में, दो बार रिफ्लेक्शन और दो बार रिफ्रैक्शन। और इसमें जो कलर होता है वो कलर आपका, इसमें इधर नीचे वॉयलेट था तो इधर रेड हो जाएगा, इधर वॉयलेट हो जाएगा, उलट जाता है कलर का जो बैंड होता है वो, ठीक है, ऐसे जा करके फिर से निकलने के बाद पुनः आपको आँख में चला जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, दो बार रिफ्लेक्शन और दो बार आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या है, कलर का जो पैटर्न होता है वो रिवर्स होता है, यानी ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये क्या है आपका सेकेंडरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हम क्या देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट का जो पैटर्न होता है, कलर का जो पैटर्न होता है वो वॉयलेट का नीचे होता है, रेड का ऊपर होता है। सेकेंडरी में रेड नीचे होता है, वॉयलेट ऊपर होता है। उसके बाद से आपका जो एंगल होता है सबका, यहाँ से प्राइमरी का जो वॉयलेट का होता है वो वॉयलेट का होता है अप्रॉक्स आपका लगभग 40 डिग्री। उसके बाद रेड का जो होता है वो आपका 42 डिग्री होता है। इसके उसी तरह इसका भी होता है आपका 52 और 55, किसका, तो सेकेंडरी में ये जो होता है ये आपका 52 डिग्री, और ये जो होता है आपका रेड का वो 55 डिग्री लगभग होता है, ठीक है। और सन आपका इधर होगा पीछे की तरफ, सन क्या होगा आपका पीछे की तरफ होगा, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्वर के जस्ट पीछे साइड में होगा, जिधर वो ऑब्जर्व कर रहा है रेनबो को उसके अपोजिट साइड में होगा। यानी कि एक कंडीशन हो गया कि पीछे बनेगा, ठीक है, जिधर ग्लो कर रहा है, जो सन शाइनिंग हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में रेनिंग होने के साइड में आपका क्या होगा, रेनबो फॉर्म करेगा, यानी ऑब्जर्वर के पीछे हो जाएगा। दूसरा, जो कलर का जो पैटर्न होता है प्राइमरी में, जो पैटर्न होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है सेकेंडरी में, ठीक है। तो ये सब आपका कंडीशन हो गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक तरह से कह भी सकते हैं कि एक तरह से डिस्पर्सन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यानी रेनबो का तीनों फेनोमेना हो रहा है। यानी डिस्पर्सन भी हो रहा है लाइट का, क्योंकि लाइट अलग अलग स्प्लिट हो रहा है तो डिस्पर्सन ही हुआ, और उसके बाद से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन तीनों फिनोमेना इसमें क्या हो रहा है, घटित होता है, तभी जाकर आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है, रेनबो हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विथ रेनबो। ऑप्शन ए में कह रहा है द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो। आपको क्वेश्चन में रेनबो के केस के लिए आपका रॉन्ग आंसर चून करना है, रॉन्ग आंसर चुनना है। तो इस ऑर्डर में पहले कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो। बात सही है कि कलर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, प्राइमरी में जो होता है वो सेकेंडरी में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये आपका सही है ऑप्शन। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। नहीं, उसका फ्रंट क्या होना चाहिए, जिधर रेनबो देख रहा है उसी तरफ आपका सन नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट बैक साइड में होना चाहिए। तो ये एक तरह से क्या होना चाहिए, गलत हो जाएगा। द ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट टुवर्ड्स द सन, नहीं, सन की तरफ उसका फ्रंट नहीं होगा, रेनबो की तरफ फ्रंट होगा और बैक साइड में क्या होगा, सन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। देखते हैं अगला कौन सा गलत है या सही है। रेनबो इज ए कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, इफेक्ट दो बार आ गया, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मतलब ये हुआ कि आपका जो रेनबो है वो कंबाइंड इफेक्ट है किसका, तो
कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अभी बताए हैं कि तीनों घटना होता है, तो ये भी सही है आपका। तो व्हेन द लाइट कह रहा है कि व्हेन द लाइट रेज अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए वाटर ड्रॉप ए सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड। टू इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, 2 बार रिफ्लेक्शन और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसी के चलते ये क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन करता है। इसलिए डी ऑप्शन भी आपका सही है, यानी ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसका कंसेप्ट भी हमने बता दिया है। तो बहुत ही आसान है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका नीट का सारा क्वेश्चन भी बताया जा रहा था, सारे के सारे नीट का क्वेश्चन है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किस कलर का लाइट का जो है आपका वेवलेंथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जो हमारा जो कलर होता है प्रिज्म में, अगर हम बात करें डिस्पर्सन के बाद रे ऑफ लाइट क्या होता है आपका, 7 कलर्स में क्या होता है आपका स्प्लिट कर जाता है। तो 7 कलर्स में आपका 3 3 6 एक साथ आपका क्या हो जाएगा, ये एक पैटर्न बनेगा जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, 7 कलर ऑफ लाइट का। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है याद रखेंगे वो सबसे कम क्या होता है, डेविएट होता है अपने पास से। मतलब ये हुआ कि रे ऑफ लाइट आपका अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे है ये। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो कलर है इसमें सबसे कम डेविएशन किस में दिख रहा है, सबसे कम डेविएशन किस में दिख रहा है, तो आपका रेड में दिख रहा है, इस लाइन में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया रेड, और ये सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुआ है, इस कलर में, तो ये हो जाएगा वायलेट। तो वही होता है VIBGYOR। ठीक है ना, दिस इज योर स्पेक्ट्रम कलर का, 7 कलर का ये प्रिज्म एंगल होता है। ठीक है, तो ये वाइट लाइट होता है, दिस इज वाइट लाइट। ठीक है ना, तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे कम डेविएशन रेड में है, तो इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कम डेविएट करता है। तो रेड का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेड का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है किससे, आपका ऑरेंज से, उससे इसका ज़्यादा है किससे, तो येलो से। ठीक है ना, इसका ज़्यादा है आपका ग्रीन से, इसका ज़्यादा है किसके, आपका ब्लू से, इसका ज़्यादा है आपका इंडिगो से, और इसका ज़्यादा है आपका वायलेट से। यानी कि हम देख सकते हैं 3 कलर अगर देखें आपका 3 कलर, एक मीन कलर रहता है कौन सा, येलो कलर। तो रेड और येलो के बीच अगर हम देख लें और वायलेट के बीच में देख लें तो हमारा जो होता है पैटर्न ऐसे है, सबसे ज़्यादा क्या है वेवलेंथ आपका रेड का, सबसे कम किसका है तो वायलेट का। ठीक है ना, ये मीन कलर होता है उसका वेवलेंथ हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा किसका पा रहे हैं, रेड का, तो दिस रेड का आंसर हो जाएगा। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि रेड का ही वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो रेड हो जाएगा। अगर मिनिमम अगर वेवलेंथ पूछता है तो आपका वायलेट हो जाता। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट के साथ आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आगे की सीरीज़ में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।